अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो हमने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ना है वो है रेडिकल थ्योरी या फिर रेडिकल फेमिनिज्म। आपकी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में इट बिकेम वेरी पॉपुलर। यू कैन से ड्यूरिंग सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आपका पॉपुलर हुआ इन 1960s में वो था रेडिकल फेमिनिज्म। अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो जब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म खत्म हुई तो लिबरल फेमिनिज्म इस वक्त प्रोमिनेंट थी। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के एंड पर औरतों को राइट टू वोट मिल गया 1920s में फॉलोइंग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। फिर इनको इनहेरिटेंस राइट्स मिल गए टू सम एक्सटेंट, चाइल्ड कस्टडी राइट्स मिल गए टू सम एक्सटेंट, डाइवोर्स राइट्स मिल गए। फिर इसके अलावा राइट टू एजुकेशन और आपके जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक लॉ एंड मेडिसिन में औरतों के लिए काफ़ी सारे राइट्स जो हैं इस तरह के औरतों को मिल गए। ठीक है, तो इसके बाद 40 साल कुछ खामोशी रही, और ये खामोशी इसलिए रही क्योंकि जो ज़्यादातर सोसाइटी में वाइड स्प्रेड इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गई थी कि society had to catch up those changes and had to adopt those changes and which get to new ways of life, and women had to take certain time to adopt new rules and new opportunities. 40 साल तक इतनी ज़्यादा एक्टिविज्म नहीं रही। औरतें इस वक्त सेटिस्फाइड हो गई थी कि सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में पहली बार जो मेजर डिमांड्स हमने दी थी डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स में वो हमें मिल गई है। लेकिन कुछ अर्सा बाद 40 साल बाद एक पीरियड गुजर गया, रिजेंटमेंट फिर से बिल्ड होना शुरू हुई। रिजेंटमेंट इसलिए बिल्ड होना शुरू हुई क्योंकि उन्होंने कहा था कि ठीक है, हमें राइट टू वोट मिल गया है, हमें इनहेरिटेंस राइट्स मिल गए हैं, हमें एक्सेस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिल गई है, लेकिन जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, औरतों के खिलाफ जो बायस है और जो फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर इनइक्वालिटी है वो अभी भी है और वो औरतों को हिंडर कर रही है। Regardless of the fact that state has given the rights and certain protections, अभी भी औरत अपने आप को इतनी महफूज नहीं समझती। और ये जो आपकी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, इसकी जो डिमांड्स थी वो आपकी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की डिमांड से मुख्तलिफ थी। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में तो आपकी डिमांड्स टेंजिबल थी कि गवर्नमेंट एक बिल पास करके लॉ पास करके या अमेंडमेंट करके राइट दे सकती है। लेकिन जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी इसमें एक नई फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अरूज पर आई। इस पर्सपेक्टिव का नाम था रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरी। और ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरी है ये लिबरल फेमिनिस्ट थ्योरी से इस तरह डिफरेंट होती है कि एज अ कॉस्ट टू लिबरल फेमिनिज्म इट वांटेड द रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी, जिसमें जो है माइंडसेट है, जो मेल डोमिनेशन है, जो औरतों के खिलाफ बायस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो ऑल द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से खत्म हो जाए। यानी अभी भी वी डोंट फील सिक्योर, अभी भी देयर इज इनविजिबल इनइक्वालिटी जिसको आप लॉ से चेंज नहीं कर सकते। तो वी नीड मोर प्रोटेक्शन जो हमें स्टेट नहीं दे सकती, क्योंकि स्टेट जितना कर सकती थी इसने कर लिया है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। और मर्दों के दिमाग में बायस है क्योंकि स्टेट भी तो मर्द ही चला रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमें सोसाइटी को चेंज करने से मिलेंगे, रेडिकल स्ट्रक्चरिंग करने से मिलेंगे, रेवोल्यूशन लानी है सोसाइटी में, इसके बाद वो चेंज आ सकता है। और रेडिकल का मतलब है एक्सट्रीम चेंज या ओवरहॉलिंग, जिसे हम कहते हैं कि स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। और लिबरल फेमिनिज्म ने ऐसी कोई बात एडवोकेट नहीं की थी, लेकिन रेडिकल फेमिनिज्म थोड़ी एक्सट्रीम थी। Even though life had improved women greatly previous of the half century, लेकिन ऑपरेशन फिर भी हो रही थी, वो फिर भी किसी ना किसी फॉर्म में रिप्रोड्यूस हो रही थी। इस ऑपरेशन को टैकल करने के लिए रेडिकल फेमिनिज्म थॉट जो थी वो इमर्ज हुई कि लेजिस्लेशन कुछ नहीं कर सकती, स्टेट कुछ नहीं कर सकती, हमें रेडिकल चेंजेस लानी चाहिए। या तो स्टेट कोई रेडिकल चेंज लेकर आए, अगर स्टेट रेडिकल चेंज नहीं लेकर आएगी तो हम खुद चेंज लेकर आएंगे। तो सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करेंगे। सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना मतलब आम आदमी का माइंडसेट चेंज करना। सो रेडिकल फेमिनिज्म वाज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम लिबरल फेमिनिज्म। अब इसका यहाँ एक कीवर्ड यूज हो रहा है, पैट्रियार्की। तो इसमें इसका सिंपल सा मतलब है कि सोसाइटी में जो मैस्कुलाइन डोमिनेशन हो ओवर वुमेन। और एंड रेडिकल फेमिनिज्म की आप जो भी एनालिसिस पढ़ें इसमें पैट्रियार्की इज रिगार्डेड एज द प्राइमरी सोशल लिविंग इन सोसाइटी। पैट्रियार्की की वजह से ये सारे इश्यूज हैं। पैट्रियार्की ना हो, मेल और फीमेल के अंदर जो डिस्टिंक्शन है सोसाइटी ने डाली हुई है वो ना हो, तो बहुत से मसाइल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। रेडिकल फेमिनिस्ट एनालिसिस में जो इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, जिसमें औरत का एक नर्चरिंग का रोल है और मर्द का एक प्रोवाइडर का रोल है। दैट इज आइडेंटिफाइड एज अ की मीन, जिससे डोमिनेशन अचीव्ड होती है। और रेडिकल फेमिनिस्ट का कहना ये है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटर्स हैं या जैसा हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर है, इट विल बी अनेबल टू प्रोवाइड या इट हैड फेल्ड टू प्रोवाइड दैट सॉर्ट ऑफ लैंड टू पैट्रियार्की जो हमें चाहिए, जो हमें चेंज का माइंडसेट चाहिए या जो हमें रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए। और ये जो है लेजिस्लेचर या फिर स्टेट के ऑर्गन्स नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि मोस्टली मर्द हैं। अगर आप यूएस के लेजिस्लेटर्स देखें तो मोस्टली दे आर मैन, और इस जमाने में तो बहुत ज़्यादा कम रिप्रेजेंटेशंस थी औरतों की। रेडिकल फेमिनिज्म बिलीव्स दैट मेन आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। शुरू की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेडिकल फेमिनिज्म थी, बहुत ज़्यादा एंटी मैन थी ये शुरू में कि men are the part of problem, men are dominant over women, men are harassing women. Inequality was there due to men, they blamed men.
और लिबरल फेमिनिज्म ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि मैन आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, एक्सट्रीमिज्म की कोई बात नहीं की थी लिबरलिज्म ने। They didn't consider men as a threat. They just wanted that women should come up with the mark. Educationally, economically, इनको जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, अपने आप को एग्जर्ट करके इनके इक्वल राइट्स बनाई, इनको मर्दों को बराबर जो है, मर्दों के बराबर जो है वो औरतों को एजुकेशनली इकोनॉमिकली, मर्दों के बराबर जो है औरतों को एजुकेशनली इकोनॉमिकली होना चाहिए। ये ऐसी कोई बात नहीं की गई थी कि मर्द जो है वो मैन आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। सो रेडिकल फेमिनिज्म जो थी ये इंस्पायर्ड थी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, लिबरल फेमिनिज्म वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम क्लासिकल लिबरल थॉट। तो रेडिकल फेमिनिज्म जो थी ये दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम न्यू लेफ्ट एंड सिविल राइट्स पॉलिटिकल ओपिनियन। अब यूनाइटेड स्टेट्स में 1960s में, अगर आपने यूएस हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि यूएस में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी, तो फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल, और ये बहुत ज़्यादा फेमस थी और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को ये बाइकआउट कर रही थी। बड़ी रेडिकल थी कि स्टेट ने ब्लैक्स के लिए कुछ नहीं किया, बेशक लॉ में इक्वल करार दिया है, लेकिन फिजिकली बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है और सोसाइटी का माइंडसेट भी अभी भी हमें इंफीरियर कंसीडर करता है। तो इनसे इंस्पायर हो गए रेडिकल फेमिनिज्म ने अपना एक न्यू पॉइंट बनाया और दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं। लाइक यू नो, सो रेडिकल फेमिनिज्म बिलीव दैट वुमेन सेंटर्ड पॉलिटिक्स वुड ओनली बी डिवाइडेड इन वुमेन स्पेस इनिशियली एटलीस्ट, कि जो औरतों की कोई लेजिस्लेशन होनी है, कोई पॉलिटिक्स होनी है, तो इसमें मर्द नहीं होने चाहिए, should be women only, and hence they focus the policy of separates and these policy making। और पॉलिटिकल लेवल पर अगर कोई हम गवर्नमेंट को कोई एजेंडा देना है हमें, तो इसमें मर्द नहीं होने चाहिए, और जो आगे हमारी बात सुन रहा है वो भी मर्द नहीं होना चाहिए। इस तरह की इनकी पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ सेपरेटिज्म थी इनकी। So early radical feminists formed the women liberation movement in order to allow space to consideration women oppression outside of any male interference, outside of any male oriented knowledge। वुमेन लिबरेशन मूवमेंट जो है वो बनाई गई इसमें, जिसने जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट भी लॉन्च करने में बहुत हेल्प की थी, और ये एक मूवमेंट थी जिसमें एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी इसने, जिसमें औरतों के ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन होती थी, इसमें मर्दों की इंटरफेरेंस नहीं होती थी। सो मूविंग ऑन, अगर सेलेंट फीचर्स देखें तो वो ये थे कि एक तो इसका प्रोमिनेंट वर्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट था, पैट्रियार्की बहुत इंपॉर्टेंट गोल था, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सोसाइटी को ओवरहाल करना, इसका माइंडसेट चेंज करना मुश्किल काम है, लेकिन ये रेडिकल फेमिनिज्म का प्राइमरी गोल था। इसका सोसाइटी पर इफेक्ट होता है, ग्रेजुअली इफेक्ट करती है सोसाइटी को, लेकिन ये रेडिकल फेमिनिज्म, ये लिबरल फेमिनिज्म की तरह शॉर्ट टर्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म होती है, चेंज लाना मुश्किल होता है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट लुक एट द रूट कॉज ऑफ वुमेन ऑपरेशन इन पैट्रियार्कल जेंडर रिलेशन रादर देन द लीगल सिस्टम और क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वो कहती है कि हमारे जो पैट्रियार्कल जेंडर रिलेशंस हैं, मर्द और औरत के बीच जो पैट्रियार्की है, वो वुमेन के ऑपरेशन का रूट काज होती है, और जो एक मर्द के दिमाग में व्यू है औरत का कि ये औरत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसे ही करना चाहिए, ये विदाउट थिंक के क्यों करना चाहिए, उसे मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, दैट वाज द रूट काज ऑफ ऑपरेशन। अब ये कहीं किसी मर्द के दिमाग में ज़्यादा होगा ये डिस्क्रिमिनेशन बाय एज, और किसी मर्द के दिमाग में कम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हर मर्द के दिमाग में ये है। So that is the root cause of women's oppression rather than the legal system or class। इसके बाद है black colored women and other colored also supported radical feminism। So this was much more inclusive than the liberal feminist theory। Liberal feminist theory जो है इन औरतों के issues को address नहीं करती। रेडिकल फेमिनिस्ट जो है इन औरतों के मसाइल को एड्रेस करती है। वो कहती है कि हमें घर के अंदर तो इक्वलिटी मिले, पहले घर के अंदर तो वायलेंस का सामना ना करना पड़े। सो इट इंक्लूडेड ब्लैक फेमिनिस्ट ऑफ वुमेन एंड कलर्ड एज वेल, लेकिन इस एक्सटेंट पर इसने एड्रेस नहीं किया जिस एक्सटेंट पर ये एक्सपेक्टेड था। इसने किया जरूर इंक्लूड, लेकिन इतना नहीं किया जितना रेडिकल फेमिनिज्म से एक्सपेक्टेड था। Women are seen as other to the male norm, so they have been systematically oppressed and marginalized to the course of humanity। औरतों को अदराइज किया गया है। अदराइज करने का मतलब ये है कि जो सोसाइटी के इंपॉर्टेंट काम है, जो सोसाइटी का माइंडसेट है, वो मर्द डिटरमिन करता है, औरत रिसीविंग एंड पर है, औरत जो है वो अदर है टू द मेल नॉर्म। मैन डिटरमाइन दैट व्हाट इज नॉर्मल एंड ठीक है, वुमेन जस्ट एक्सेप्ट दैट। ये एक पोस्टुलेट है या सैलिएंट फीचर है रेडिकल फेमिनिस्ट का। लेकिन मोरओवर मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, इसको एक्सप्लोर करता है, ये इसको चेंज करने की कोशिश करता है, इसको क्रिटिसाइज करता है। रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो कहता है कि मेल एज अ क्लास इज डोमिनेंट एंड फीमेल एक्सप्लॉइट एज एन ऑप्रेस्ड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है या एक थॉट प्रोड्यूस होती है कि सब मर्द तो ऐसे नहीं होते, सब मर्द तो ऐसा नहीं करते। तो इसमें ये है कि हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। सो मूविंग ऑन, रेडिकल फेमिनिज्म बिलीव्स पैट्रियार्कल थ्योरी
वैसे कुछ जो इसकी डिमांड्स हैं, इसमें औरतों को जो प्रोटेक्टिव राइट्स मिलने चाहिए, दे शुड नॉट बी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, दे शुड बी इक्वलिटी। बट कोई भी काम किसी एक जेंडर के साथ एसोसिएट नहीं करता। फिर एक क्रिटिसाइज जो मदरहुड का है, हमारी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों की परवरिश का, फ्रॉम ब्रिंगिंग द चाइल्ड, फ्रॉम अर्लीस्ट द चाइल्ड, तरबियत, जो यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी मच टिल्टेड टू द मदर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा औरत पर डाली जाती है, मर्द पर नहीं डाली जाती। फादर पर जो है सिर्फ इसकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती हैं। तो दैट इज़ आल्सो क्रिटिसाइज्ड मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, जिसमें इनइक्वलिटी है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली बच्चों की परवरिश है और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका कंसेप्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्रिटिसाइज्ड इन रेडिकल फेमिनिज्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट क्वेश्चंस हाउ मच ऑफ आवर कल्चर इज एक्चुअली कल्चर्ड, कि हाउ मच ऑफ इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन पैट्रियार्कल फंक्शन। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है। एक्चुअली वो ट्रेडिशन नहीं होता हमारा, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है। बेसिकली वो पैट्रियार्की को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये रेडिकल फेमिनिज्म जो है इसकी बात करता है। फिर ये इतना कंट्रोवर्शियल है रेडिकल फेमिनिज्म कि ये हर ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज करता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, रिलीजन को क्रिटिसाइज करता है कि ये सब इंस्टीट्यूशंस ने पैट्रियार्की को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट किया है। रिलीजन को इटसेल्फ शायद क्रिटिसाइज नहीं करे, लेकिन रिलीजन के जो की फिगर्स हैं वो कहते हैं कि वो रिलीजन को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं करते। अब इसलिए कंट्रोवर्शियल हो जाता है ये। तो ये रेडिकल फेमिनिज्म बड़ा एक्सट्रीम हो जाता है अपनी अप्रोच में। जनरली अगर आप देखें तो इसका चेंज जो है वो बड़ा स्लो आता है, इम्पैक्ट बहुत स्लो आता है। अगर देखें कि रैपिड चेंज अगर आया है औरतों के राइट्स में, औरतों के जो जॉइंट स्ट्राइड्स आए हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की, वो लिबरल फेमिनिज्म में आए। रेडिकल फेमिनिज्म की इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रही है इसमें। अच्छा, अब अगर इसके मीन्स देखें तो इसके मीन्स ये हैं कि पैट्रियार्की, दे ट्राई टू अबॉलिश पैट्रियार्की बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, इनको चैलेंज करो। नॉर्म्स ये हैं कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अ चाइल्ड्स बर्थ मदर विल नॉट वर्क, शी विल स्टे एट होम, शी विल टेक केयर ऑफ हर किड। इसको चैलेंज करना है कि एंड व्हाई ओनली द मदर, इसको जो है वो चैलेंज करना है। इस तरह की जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स का मतलब है सोसाइटी की वैल्यूज, जिसको सोसाइटी नॉर्मल समझती है। रेडिकल फेमिनिज्म को ये लगता है कि जिस जिस चीज़ पर इनइक्वालिटी है इसको चैलेंज करना है। फिर दे बिलीव इन एक्सपेंडिंग द प्रोडक्टिव राइट्स, अबॉर्शन और बर्थ कंट्रोल। दीज ऑल राइट्स शुड बी गिवन टू हर, नॉट टू गवर्नमेंट और मैन। और फिर औरत को जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है और वेरियस इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती हैं। तो जब औरत को ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है तो ऑब्वियसली इनकी ऑपरेशन होती है, इसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। दे बिलीव दैट ये जो आपकी प्रोस्टिट्यूशन की इंडस्ट्री है और ये जो आपकी प्रोनोग्राफी है, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो औरतों को फिजिकली, साइकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली हार्म करती हैं। एंड दे लीड टू सेक्सिज्म एंड रेप इन सोसाइटी। रेडिकल फेमिनिज्म ये इन सब चीज़ों को एड्रेस करती है, जिस चीज़ को लिबरल फेमिनिज्म एड्रेस नहीं करती, कि किस तरह औरत ऑप्रेस होती है, ये सोसाइटी के माइंडसेट की वजह से है। औरत को सोसाइटी में देखा कैसे जाता है और इसकी क्या क्या तरीके हैं जिससे फिर वो ऑप्रेस होती है। यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी है पोलिटिकल फेमिनिज्म। इसका मतलब ये है कि पोलिटिकली औरत अलग हो जाए। मीन्स इट बिलीव दैट दे वुमेन शुड पार्टिसिपेट इन एक्ट्स इन व्हिच द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेटेरोसेक्सुअलिटी इज अपलिफ्टेड। इसका मतलब ये है कि मेल फीमेल रिलेशनशिप है जो या जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, इसमें देयर इज मेन आर मोर डोमिनेटेड एंड दिस मैरिज इंस्टीट्यूशन हाउ वुमेन एंड वुमेन शुड बॉयकॉट मैरिज। अब ये बहुत एक्सट्रीम है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये सिर्फ इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये कहती हैं कि मैरिज इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट कर देना चाहिए एज अ स्टेटमेंट। जब तक ये मैरिज इंस्टीट्यूशन इक्वल नहीं हो जाता तब तक औरत शादी नहीं करेगी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, आपको बहुत अजीब लगेंगी, लेकिन दीज वर पार्ट ऑफ दिस थ्योरी। इस जमाने में जिस ये अरूज पर थी, बहुत सी औरतों ने इस पर अमल भी किया था। A lot of women abstained of marrying so that men would realize कि women will marry when this institution will be more equal। इसके अलावा पॉलिटिकल फेमिनिज्म का एक और मतलब भी है, वो है कि आइसोलेशनिज्म। इट मीन्स आइसोलेटिंग द वुमेन कॉज ऑफ फ्रॉम मेन, जो मीन्स जो औरतों की राइट्स की एडवोकेसी है, इसमें मर्दों को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, इनकी इनफिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। मे बी दैट मेक सेंस टू यू कि पॉलिटिकल फेमिनिज्म एक टर्मिनोलॉजी है जो रेडिकल फेमिनिस्ट से एसोसिएट की जाती है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि औरतें आइसोलेट हो जाएं मर्दों से और अपनी जो इनकी मूवमेंट है इसमें मर्दों की इन्फिल्ट्रेशन आने दें। औरतों की डिसीजन मेकिंग में औरतों की डिसीजन मेकिंग जो है वो औरतें ही करें, मर्द ना करें। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन को उस वक्त तक बाइकआउट कर दो जब तक वो इक्वल नहीं हो जाती।
But this was actually it is very controversial, but this was one of the postulate that was adopted in radical feminist theory जब ये अरूज पर थी. आई होप दैट मेक सेंस. मूविंग ऑन, इसमें कहा जाता था कि औरतों को जो है वो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, और इसलिए उन्होंने एक टाइम था जब उन्होंने औरतों के जो है वो कपड़े जला दिए थे औरतों ने अपने. इस टाइम अब देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल है. आई होप दैट मेक सेंस टू यू. नाउ देयर इज़ अ नोटेबल एडवोकेट्स. इसके अगर नोटेबल एडवोकेट्स देखें तो इसमें एक हैं कैट मिलियट, ऑथर ऑफ द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स. उन्होंने इसमें काफ़ी सारे जो है रेडिकल फेमिनिस्ट के पास पोस्टुलेट्स पुट फॉरवर्ड किए थे अपनी बुक में. फिर जो है मेरी डेली, उनकी इसने चर्च को जो है, मेरी डेली ने जो है चर्च को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था अपनी बुक में. जैसे पहले मैंने उन्हें बताया था कि फेमिनिस्ट थ्योरी जो है, रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरी रिलीजन को भी क्रिटिसाइज़ करती है. तो इन दैट सेंस शी क्रिटिसाइज चर्च. और इसका एक कोट है, आई हैड एक्सप्लेन द वुमेन आस्किंग फॉर इनइक्वालिटी इन द चर्च would be comparable to black person demanding equality in a Ku Klux Klan. और क्लू क्लक्स क्लैन ये है कि एक के था, एक वाइट सुप्रीमेसी का क्लैन था. आपने ट्रम्प के टेन्यूर में आपने सुना होगा. वाइट ग्रुप ऑफ पीपल थे जो ढूंढ ढूंढ के ब्लैक्स को मारते थे. तो मेरी डेली कहती हैं कि एक औरत अगर किसी चर्च के पास जाए और इसे कहे कि मुझे इक्वलिटी दो, तो ये ऐसा ही है सेम कि ब्लैक पर्सन कू क्लक्स क्लैन के पास जाए और कहे कि मुझे इक्वलिटी दो. वो जो इसे ऑप्रेस कर रहा है इसी से कहे कि मुझे इक्वलिटी दो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो मेरी डेली बीइंग अ रेडिकल फेमिनिस्ट, इसने चर्च को क्रिटिसाइज किया. सो टू सम अप, इसके एम्स देखें तो वो ये हैं कि सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एम है, टेकिंग डाउन ट्रेडिशनल रूल्स एंड अपरूटिंग पेट्रियार्की एंड एक्सपेंडिंग राइट्स टू वुमेन. रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारी जो लीगल इक्वलिटी है इसका हम वो कहती है कि इसका हम क्या करें. और जो सोसाइटी का माइंडसेट है वो तो लीगल इक्वलिटी से चेंज नहीं कर सकते, और ना हमें इस तरह की लीगल इक्वलिटी मिलनी है. सो दे एडवोकेट चूजिंग मीन्स आउटसाइड सिस्टम. जो सिस्टम है या जो सोसाइटी का, स्टेट का स्ट्रक्चर है या लेजिस्लेशन का मैकेनिज्म है जो इससे बाहर आके मीन्स यूज़ करें, वो कहती हैं. इसमें आपकी लोकल क्रिटिसिज्म आती है. सोसाइटल नॉर्म्स को आप डिसरिगार्ड करें. फॉर एग्जाम्पल, औरत मैरिज इंस्टीट्यूशन को कोई बाइकआउट कर दे, शादी ही ना करे, और ये जो है ये एक सोसाइटल नॉर्म है, बट दे बाइकआउटेड इट, जस्ट डिसरिगार्ड सोसाइटल नॉर्म्स. अब इसको बाइकआउट करेंगे तो लोग सोचेंगे कि क्यों बाइकआउट किया. कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी कि क्या मसला है शादी की इंस्टीट्यूशन में. जस्ट टू प्रोवोक पीपल टू थिंक अबाउट इट, दे डिसरिगार्ड सोसाइटल नॉर्म. फिर वुमेन स्टडीज लॉन्च करना इन यूनिवर्सिटीज. दे आल्सो लॉन्च बाय रेडिकल फेमिनिस्ट कि वो एटलीस्ट अवेयरनेस तो क्रिएट कर रहे हैं ना. इसके बाद जो है क्रिटिसिज्म पर अगर आ जाएं तो नेचुरली हर फेमिनिस्ट थ्योरी पर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो रेडिकल फेमिनिज्म पर हुआ है, क्योंकि ये है ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल. इसकी कुछ जो डिमांड्स हैं वो बहुत एक्सट्रीम डिमांड्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये रेस क्लास इशूज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस करेगी. टू सम एक्सटेंट इसने एड्रेस किया, क्योंकि आपके जो डिफरेंट क्लासेस की औरतें जो थी वो उसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इस एक्सटेंट पर नहीं किया जिस एक्सटेंट पर एक्सपेक्टेशंस थी. स्पेसिफिकली इसने इनकी बात नहीं की. फिर इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि मैन विल ऑप्रेस वुमेन. फिर रेडिकल फेमिनिज्म के जो एकेडमिक स्कॉलर्स थे दे वर हाईली पार्टिजन, हाईली बाइस्ड. इसलिए जस्ट टू प्रूव देयर पॉइंट दे समटाइम इवन इन्वेंटेड स्टेटिस्टिक्स, जिसने औरतों की मूवमेंट को हार्म किया, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डेंट हुई थी. कुछ इस तरह के कभी कभार स्टेटिक्स बताते थे जो दे डिड नॉट मेक सेंस. रेडिकल फेमिनिस्ट स्कॉलर जो थे, फॉर एग्जांपल, दे क्लेम्ड कि 9 मिलियन वुमेन वर किल्ड इन यूरोप एंड डिस्ट्रॉयज, जो कि एक इतना बड़ा फिगर नहीं था. तो जब शुरू में उन्होंने इस तरह की हरकतें की, इसने मूवमेंट तोड़ी, इसने मूवमेंट को हार्म किया, तो ये क्रिटिसिज्म हुआ. रेडिकल फेमिनिस्ट दे समटाइम रिसॉर्टेड टू वायलेंस अगेंस्ट मैन, जिससे अगेन मूवमेंट को नुकसान हुआ, जिसने नेगेटिव इमेज किया, जिस तरह की ज़रूरत भी नहीं थी वैसी सोसाइटीज़ बना ली. दे वर कटिंग अप मैन. यहाँ कटिंग अप का मतलब ये नहीं है कि इनको छुरी से काटना, इसका मतलब है कि बाइकआउट करना मर्दों का, लेकिन फिर भी दिस इज हेट स्पीच. इस तरह की चीज़ों ने सोसाइटी को जो है बहुत ज़्यादा हार्म किया. दूसरा, इनका शुरू का जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैन आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और दे वांटेड सेग्रीगेशन फ्रॉम मैन, लेकिन ये ठीक नहीं था, क्योंकि मर्द और औरत जो दोनों जो हैं सोसाइटी के एसेंशियल पिलर्स हैं. नेचर ने इनको एसेंशियल पिलर बनाया है सोसाइटी का. सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पूरा जेंडर जो है वो दूसरे जेंडर को बाइकआउट कर दे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नॉट ओनली वाज इनप्रैक्टिकल, इट वाज कॉन्ट्राडिक्ट राइट्स लेजिस्लेशन. आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते विदाउट इन्वॉल्विंग मैन.
Men would definitely bring barriers, and it's true, they would definitely be some men who support women. लेकिन इनका रेडिकल फेमिनिस्ट का फंक्शन जो है वो ये है कि अगर मर्दों को इन्वॉल्व किया तो लेजिस्लेशन को हिंडर करेंगे, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। ये भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था एक। अच्छा, इसमें एक और कीवर्ड आता है इंटरसेक्शनैलिटी। ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि जो डिफरेंट जेंडर्स हैं या कोई पॉलिटिकल सोशल जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हायर लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की जाएंगी। ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ये एक एस्पेक्ट को लेके, एक इंसान के एस्पेक्ट को लेके आप इसकी जो है लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसकी एग्जांपल देखें तो ये जो दो थ्योरीज हैं, एक लिबरल फेमिनिज्म, इसने आपकी जो रेस को देखा, राइट टू वोट, वुमेन के राइट टू वोट को फोकस किया, गरीब औरतों पर या ब्लैक औरतों पर फोकस नहीं किया इसने इन पर फोकस नहीं किया कि दे डिडंट फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्लास, और इनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको भी इसने जो है फोकस नहीं किया, ना इसने एड्रेस किया इसको। तो सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी को इसने एड्रेस किया और एज्यूम किया कि जो सारे इश्यूज हम बता रहे हैं वो सारी औरतों के ये इश्यूज हैं। इंटरसेक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक इंसान को सिर्फ इसकी जेंडर आइडेंटिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकती। इसको नेशनैलिटी, रेस, डिसेबिलिटी सबकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। और अगर आपने चेंज लाना ही है तो इन सबको अपने दिमाग में रखकर कोई प्लान ऑफ एक्शन लाना चाहिए आपको। तो ये इंटरसेक्शनैलिटी लिबरल फेमिनिज्म में भी था और रेडिकल फेमिनिज्म में भी था। अब अगर आप पाकिस्तान के हवाले से इसकी एग्जांपल देखें रेडिकल फेमिनिज्म की, तो 1982 में वुमेन एक्शन फोरम की ख़वातीन थी, ज़ियाउल हक का एरा था उस टाइम में, तो उन्होंने दुपट्टा चलाया था क्योंकि ज़ियाउल हक ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि औरतें जब भी घर से बाहर निकलेंगी काम करने के लिए या जैसे भी निकलेंगी, सर पर दुपट्टा लेना मैंडेटरी है। तो ये एक फ्रीडम की इंट्रेंचमेंट समझी गई कि औरत का खुदा से अपना एक हिसाब किताब है, हर औरत ने जाके खुदा को अपना हिसाब देना है, गवर्नमेंट कोई नहीं होती ये चीज़ इन्फोर्स करने के लिए। तो फिर ये दुपट्टा चलाओ जो है मूवमेंट हुई थी, और ये एग्जांपल जो है ये पाकिस्तान के रेडिकल फेमिनिज्म की एग्जांपल है। और फिर ये जो औरत मार्च है ये भी टू सम एक्सटेंट रेडिकल फेमिनिज्म की एग्जांपल है। सो टू सम अप, अगर इधर देखेंगे रेडिकल फेमिनिज्म वर्सेस लिबरल फेमिनिज्म, तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रेडिकल फेमिनिज्म जो है ये वुमेन लिबरेशन की बात करती है। ये कहती है कि पैट्रियार्की के जो चेंज हैं इससे खुद को आज़ाद कर दो। लिबरल फेमिनिज्म जो है ये वुमेन इमेंसिपेशन की बात करती है। वो कहती है कि एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर जो है इससे छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रक्चर के अंदर रहकर इनको जो है इमेंसिपेट कैसे करना है, इनको अपलिफ्ट कैसे करना है, इसके बारे में बात करती है। लिबरल फेमिनिज्म का फोकस, प्राइमरी फोकस जो था वो जेंडर इनइक्वालिटी था कि हम क्या कर सकते हैं कि मर्दों के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी पर आ जाए। और रेडिकल फेमिनिज्म का जो प्राइमरी फोकस था वो पैट्रियार्की को रिमूव करना था, वो जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इसको कैसे एड्रेस करना है। ये जो रेडिकल फेमिनिज्म है ये सिस्टरहुड भी थी, ये कलेक्टिव एफर्ट पर बिलीव करती थी। लिबरल फेमिनिज्म इंडिविजुअलिज्म पर बिलीव करती थी कि हर बंदे को अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी चाहिए, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली अपने आप को अपलिफ्ट करे, औरत अपने राइट के लिए खुद अपने आप को एक्सर्ट करे। सो लिबरल फेमिनिज्म वाज इंडिविजुअलिस्टिक एंड रेडिकल फेमिनिज्म वाज कलेक्टिव। रेडिकल फेमिनिज्म कहती है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। जो औरत के घर के अंदर भी इश्यूज हैं, जो इसके प्राइवेट इश्यूज हैं, यानी घर के अंदर इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो भी पॉलिटिकल इशू है। अगर पॉलिटिक्स करनी है तो इसको भी ठीक करो। ये नहीं होगा कि बड़े मैक्रो लेवल की जो इश्यूज हैं वो आप सॉल्व कर दें, कोई बिल पास कर देंगे लेजिस्लेशन में, और जो बाकी इसके पर्सनल इश्यूज हैं वो इसी तरह छोड़ देंगे, वो इसी पर छोड़ देंगे, वो इसी तरह छोड़ देंगे या उसी पर छोड़ देंगे। नो, ये नहीं होना चाहिए। शी इज फेसिंग वायलेंस एट होम एंड ऑप्रेसिव जेंडर रोल, वो भी पॉलिटिकल इशू है, उसको भी रिजॉल्व करना है। और फिर लिबरल फेमिनिज्म कहती है कि पब्लिक एंड प्राइवेट रोल्स जो हैं वो मोर इक्वल होने चाहिए। रेडिकल फेमिनिज्म कहती है कि सब कुछ स्क्रैच कर दो, प्राइवेट रेलम जो है को चेंज कर दो, उसको ओवरहाल कर दो, उसको बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो रेवोल्यूशन की बात करती है रेडिकल फेमिनिज्म। और लिबरल फेमिनिज्म कहती है कि औरत को पब्लिक रेलम में एक्सेस होने चाहिए, जिसके लिए एजुकेशन होनी चाहिए और इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए। रेडिकल फेमिनिज्म कहती है कि एक्सेस की बात नहीं करती, वो कहती है कि एक्सेस को छोड़ो, हर चीज़ में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। लिबरल फेमिनिज्म इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करती है। लिबरल फेमिनिज्म इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करती है, और रेडिकल फेमिनिज्म जो है ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात करती है। ये राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज से बात जो है वो आगे ले जाती है, वो आइडेंटिटी पर बात आ जाती है। ठीक है, रेडिकल फेमिनिज्म जो है रेवोल्यूशनरी चेंज चाहती है, और लिबरल फेमिनिज्म रिफॉर्म्स चाहती है, ग्रेजुअल चेंज, यानी कोई लॉ पास हुआ फिर थोड़ा सा चेंज आया, फिर कोई लॉ पास हुआ फिर थोड़ा सा चेंज आया, ये एवोल्यूशन की बात करती है। और फिर लिबरल फेमिनिज्म जो है ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म पर बात करती है कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यूज़ करो टू पुट फॉर योर मैसेज, और फिर लेजिस्लेशन के थ्रू जो है चेंज लेकर आओ। रेडिकल फेमिनिज्म कहती है कि पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होता,
ना इसे कुछ होना है, लोगों की सोच को चेंज करना है, कॉन्शियस रेजिंग की बात करती है ये. सो आई होप दैट इज क्लियर एंड दैट brings me to end of the video. If you have any confusion, then you can ask. Thank you so much for watching my videos. Allah Hafiz.